तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। और इसको एक एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सवाल काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो जो आपको पूछे इस सवाल में उसका उल्टा मान लेना है। तो मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो उसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी a बटा के b के रूप में लिख सकते हैं उसको, क्योंकि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा में हम बताए थे बेसिक में कि जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। ये हम उसके परिभाषा में बताए थे कि p व q सह अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। अब सह अभाज्य क्या है? सह अभाज्य कहते हैं जिन दो संख्याओं का मौसो HCF एक हो, ठीक है, वही सह अभाज्य होता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ कह सकते हैं √5 बराबर a बटा b या p बटा q भी कह सकते हैं, जहाँ a व b सह अभाज्य है, अर्थात इन दोनों का HCF कितना होगा? 1, तभी वह परिमेय होता है, ठीक है। चलिए आगे क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। देखिए यह सब सवाल जो है इसका फिक्स प्रोसेस होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज वाला सवाल है, खाली ध्यान से देखिए क्यों होता है यह आपको आखिर में पता चलेगा, लेकिन निश्चित पता चलेगा और समझ होने की 200% गारंटी है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लिए और समीकरण 1 का वर्ग कर देना है। क्या करना है? वर्ग। तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ करके दिखाते हैं, √5 का वर्ग बराबर होता है √5 गुना √5। तो √5 गुना √5 कितना? 5। बोलोगे सर कैसे? तो यहाँ से रूट कॉमन आ जाएगा, 5 गुना 5, 2 ठो में 1 ठो बाहर आता है वर्गमूल में, तो 5 हो जाएगा। यानी √5 का वर्ग हमको पता चल गया कि 5 होगा, ठीक है। और a का वर्ग a² और b का वर्ग b²। यहाँ से क्या करना है, a² को अलग कर लेना है। कैसे करेंगे? तो a² बराबर हो जाएगा कैंची वाला गुना करके 5 गुना b² बराबर a², ठीक है। और ये 5 को उधर टपा देना है, तो b² बराबर बच जाएगा a² बटा 5। इसको मान लेना है समीकरण 2। समझ में आया? सबसे पहले a बटा b के रूप में लिखना है और समीकरण 1 मान लेना है, उसका वर्ग करना है, वहां से b² का मान आ जाएगा a² बटा 5। इसको देख के यह समझ में आ रहा है कि a² में 5 का भाग लग रहा है, यानी कि a² 5 से विभाज्य है। अतः 5 जो है, ये 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? मान लीजिए a² है कितना? 25। इसमें देखिए 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है 5 बार में। तो इसका a निकालिए, a हो जाएगा 5, तो a में भी 5 का भाग निश्चित जाएगा। वही बात यहाँ कहना चाह रहा है कि a² में 5 का भाग तो लग रहा है, और तो a में भी 5 का भाग निश्चित लगेगा, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, a² ले लेते हैं इस बार 225, और देखिए इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 चौके 20, 2 5 25 25, तो a हो जाएगा √225, यानी a का मान हो जाएगा 15, 15 15 225। तो इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वही बात यहाँ लिखे हैं, a² 5 से विभाज्य है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। इसको समझ में आया है? तो इसको देख के हमको ये समझ में आया कि अगर हम a² का अभाज्य गुणनखंड, a² का छोड़िए, a का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मान लीजिए ये है 25, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 तो जरूर आएगा। मान लीजिए a अगर आ गया 15, तो इसमें भी 5 कहीं ना कहीं तो जरूर आएगा इसके अभाज्य गुणनखंड में। अगर मान लीजिए a का मान है 85, तो इसमें भी कहीं ना कहीं 5 तो आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो इसको हम मान लेंगे a बराबर 5c, जहाँ c एक धनात्मक पूर्णांक है। c का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 5 तो आ रहा है सब में। a का मान 5 तो जरूर आएगा a के अभाज्य गुणनखंड में, और c क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अब क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो a का वर्ग a स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या करना है, सी स्क्वायर को यहाँ अलग कीजिए। सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 25, ये गुणों में इधर आएगा तो भाग में, तो वही लिखे हैं ए स्क्वायर बटा 25 बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर का मान यहाँ से चोरी कर लेना है। देखिए यहाँ दिया है नहीं ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो वही यहाँ रख देना है, ए स्क्वायर के बदले 5b स्क्वायर। 5 से ये 25 जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, यानी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 गुना बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और नीचे में 5, ठीक है। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि बी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 बी को भी विभाजित कर देगा, नहीं करेगा। पहले तो ए को मान रहे थे, अब हटाइए ए का बात खत्म कीजिए, ए का कहानी खत्म है। अब बी का बात करते हैं। बी स्क्वायर मान लेते हैं 100 लेते हैं, इसमें 5 का भाग जा रहा है इस बार में, तो b में भी निश्चित है कि b हो जाएगा 10 इसका वर्गमूल, तो इसमें भी निश्चित है कि 5 का भाग जरूर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सर यहाँ बोले कि ए स्क्वायर में भी 5 का भाग जा रहा है, यहाँ बोल रहे हैं बी स्क्वायर में भी 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। और यहाँ बोले थे कि ए में 5 का भाग जाएगा निश्चित, क्योंकि ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो यहाँ भी 5 जो है बी को भी विभाजित करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि b के अभाज्य गुणनखंड में भी कहीं ना कहीं 5 है, और बाकी जो संख्या मान लीजिए बी स्क्वायर इस बार लिए क्या ले लें, 400 ले लेते हैं, इसमें 5 का भाग जाता है 80 बार में, तो b अगर करेंगे तो इसका वर्गमूल 20 हो जाएगा, इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, तो यहाँ भी अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी 5 दिखाई दे रहा है। यानी हम यह कह सकते हैं कि a में भी कहीं ना कहीं 5 दिखाई दे रहा है, और b में भी कहीं ना कहीं क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। आप तो सर शुरू में बोले थे कि a और b का HCF एक ही होना चाहिए, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही कॉमन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो a के अभाज्य गुणनखंड में भी 5 है और b के अभाज्य गुणनखंड में भी 5 है। अगर हम a और b का मौसा करेंगे इसके हिसाब से, तो a के अभाज्य गुणनखंड में 5 है और b के अभाज्य गुणनखंड में भी 5 है। इसके अलावा जो हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का HCF हो जाएगा 5। यहाँ माने थे 1, यहाँ तो आ रहा है 5, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है वही ना बोले थे HCF होता है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में दोनों में 5 आ रहा है, तो HCF तो 5 हो जाएगा। ऐसा गलती क्यों हो रहा है, ऐसा फेरा हमको क्यों लग रहा है, ऐसा चक्कर क्यों हो रहा है? ऐसा चक्कर इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम बहुते बड़ा गलती कर दिए थे √5 को परिमेय संख्या मान के, ठीक है, बहुत बड़ा, समझिए एक पागलपन है, दीवाना है। उस तरह का गलती किए थे, तो ये गलती नहीं करना है। वही लिखे कि समीकरण 2, इसको 2 मान लेना है, इसको 3। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि a व b का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 है। 5 है कि नहीं है? यहाँ भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 है। लेकिन हमने a व b का HCF कितना माना था? 1। अगर इसका HCF निकाल रहे हैं इस विधि से तो 5 आ रहा है, माने थे 1। यही फेरा लग रहा है। ऐसा हमारी गलत परिकल्पना की √5 एक परिमेय संख्या है, इसी के कारण हुआ। गलत परिकल्पना जो किए उसी कारण ही फेरा लगा, नहीं तो लगता, लगवे नहीं करता। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या किए कि a स्क्वायर में हम 5 का भाग किसी तरह से दिलवा दिए, मतलब a के अभाज्य गुणनखंड में 5 कॉमन आया, उसी तरह b के अभाज्य गुणनखंड में भी 5 का कॉमन दिखा दिए, ताकि हमारा HCF जो हो 5 हो जाए, क्योंकि शुरू में तो 1 माने थे, इसके अनुसार यहाँ हो गया HCF हो भी 5, इसीलिए फेरा लग गया। और फेरा लग गया तो हम जो माने थे शुरू में वो गलत साबित हो गया। अतः √5 एक
अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल बिल्कुल बेहतरीन क्लियर हुआ होगा। तो मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।